अगर बच्चों को बेचे जाने का मामला नॉन कॉग्निजेबल है, अगर उनको आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने का मामला नॉन कॉग्निजेबल है, तो फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? कि एक आदमी ने मुझसे रिश्वत मांगी, मेरे ही खिलाफ एफआईआर लिखा दी और 11 साल के बाद बरी हुआ। पेंडिंग केसेस इस देश में बहुत बड़ी समस्या है। तो क्योंकि बच्चों को न्याय दिलाने के लिए तो कानून सख्त होने चाहिए। आप कानून सख्त होने के बजाय कानून और नरम कर रहे हैं। आप खुली छूट दे रहे हैं कि भाई इनके साथ अपराध भी कीजिए और इनके मां बाप परेशान होते रहे, इनको कोई न्याय नहीं मिलना। जो नॉन इश्यूज हैं उसको इश्यूज बना के पूरे देश में, उसी पे पूरे टीवी चैनल्स बहस करते हैं, उसी पे सारी सोसाइटी उसी पे बहस करती है। वो 80-20 में सब लोग व्यस्त हैं। तो हमसे तो पूछ रहे थे कि भाई वो 80-20, तो हमने कहा भाई 20 दिन तक 80-80 पैसे डीजल पेट्रोल बढ़ेगा। बीच में एक दिन अनुराग जी मुझसे मिलने के लिए आए और इन्होंने बताया कि इतना बड़ा अमेंडमेंट हो गया, आप लोग क्या कर रहे थे? सेक्शन 86 बदल गया और आप लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे थे। आमतौर पे लोग ऐसा मानते हैं कि कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो कोई और बोले ना बोले, हम लोग जरूर आवाज उठाते हैं। तो बड़ी चिंता के साथ आए और ये पूरा एक एक चीज, मैंने कहा कि 10-5 मिनट में बात हो जाएगी। बोले नहीं, कम से कम आधे 1 घंटे चाहिए आपसे। तो मुझे याद आया जब इन्होंने कहा कि भाई आप क्या कर रहे थे उस वक्त, तो मुझे याद आया कि उस समय पार्लियामेंट के अंदर किसान बिल को लेके हंगामा चल रहा था और उस समय मैं सस्पेंड हो चुका था, तो बाहर था। तो फिर जब इनसे मैंने पूरा सुना और समझा तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही गंभीर मामला है। अगर बच्चों को बेचे जाने का मामला नॉन कॉग्निजेबल है, अगर उनको आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने का मामला नॉन कॉग्निजेबल है, तो फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? इससे ज्यादा घिनौना काम और क्या हो सकता है जिसको कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा? और हर धारा में परिवर्तन के पीछे एक तर्क सबसे पहले सरकार का आता है कि साहब इस धारा का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए हम इसको बदल रहे हैं। किसी भी चीज के लिए पूछ लीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है, उसको बदल देना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डावरी एक्ट का गलत इस्तेमाल हो रहा है, हालांकि उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया अपने तरीके से। बहुत सारे एक्ट के बारे में यही तर्क दिया जाता है कि साहब इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए इसको बदल देना चाहिए। लेकिन अगर आप दुरुपयोग का मामला देखेंगे तो 302 का भी दुरुपयोग होता है, 376 का भी दुरुपयोग होता है। तमाम ऐसी धाराएं हैं। और मैं अगर अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताऊं तो मेरे ऊपर सेडिशन चार्ज लगा। अब तो फिर इस हिसाब से भारत की सरकार को सेडिशन चार्ज हटा लेना चाहिए और कह देना चाहिए कि नहीं साहब, ये राष्ट्रद्रोह का मुकदमा मेरे ऊपर लगा। 21 मुकदमे मेरे ऊपर लगे। एक ऑफेंस के लिए एक ही दिन में 9 जिलों में मेरे ऊपर एफआईआर हुई, 9 जिलों में, यूपी के अंदर। और एक बार मैं अपने भाई का मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने गया तो वहां के क्लर्क ने मुझसे 1000 रुपए मांगा। तो मैंने कहा भाई इसकी फीस कितनी है? बोले 7 रुपए। तो हमने कहा यार रिश्वत का भी रेट थोड़ा, मतलब 7 रुपए की जगह 1000। कहता नहीं, यहां तो यही चलता है, आपको देना होगा। फिर मैंने उसको मीडिया के लोगों को बुलवा के कैमरे के सामने उसको पकड़वा दिया, तो उसने उल्टे मेरे खिलाफ जाके 14 धाराओं में एफआईआर लगा दी। और उस मामले से मैं 11 साल के बाद अभी बरी हुआ हूं। 11 साल मुकदमा चला है। MP MLA कोर्ट बन गई, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी, तब जाके 11 साल के बाद मैं उस मामले से बरी हुआ कि एक आदमी ने मुझसे रिश्वत मांगी, मेरे ही खिलाफ एफआईआर लिखा दी और 11 साल के बाद बरी हुआ।
और एक और बड़ा मजेदार मामला हुआ। एक दिन मेरे पास सम्मन आया कोर्ट का लखनऊ से, तो उसमें लिखा था कि इस तारीख पे तो आपको बिल्कुल हाजिर होना ही पड़ेगा। तो हमने कहा अच्छा। तो मैंने बहुत कोशिश की याद करने के लिए कि सम्मन हुआ किस लिए है। फिर बहुत दिमाग पे स्ट्रेस दिया तो मुझे याद आया कि मैंने वहां पर इंफॉर्मेशन ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए पकड़वाया था। आप सोचिए कि जहां पर सूचना आयुक्त बैठते हैं, जहां पे राइट टू इंफॉर्मेशन का जो आपका कानून है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो संस्थान बना है, वहां पे इंफॉर्मेशन की कॉपी देने के लिए 500 रुपए मांगा जा रहा था और मैंने रंगे हाथ पकड़वाया था। तो उसमें गवाह के तौर पे मुझे नोटिस, आप जानते हैं कितने साल के बाद आया? 2007 का मामला था, 2021 में नोटिस आया। 14 साल के बाद नोटिस आया। तो पेंडिंग केसेस इस देश में बहुत बड़ी समस्या है। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड की बात की जाती है, तो जस्टिस डिलेड की अगर हम बात करें तो हर मामले में न्याय मिलने में इतनी देरी हो रही है। उसके बाद फिर आप ये सेक्शन 86 में इतना बड़ा अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं कि एक आदमी जिसका बच्चा किसी के द्वारा प्रताड़ित किया गया हो, जिसके साथ अपराध हुआ हो, वो अपनी एफआईआर लिखाने के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहां चक्कर पे चक्कर लगाता रहेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये नोटिफिकेशन तो हो चुका है, अगर ये सरकार ने इसको लागू कर दिया है हिंदुस्तान के अंदर, तो किसी भी अपराध में, जुवेनाइल जस्टिस के किसी भी मामले में एफआईआर लिखाना ही एक बहुत बड़ा मुश्किल का काम हो जाएगा। न्याय मिलना तो बहुत दूर की बात है, एफआईआर लिखाना बहुत मुश्किल का काम हो जाएगा। और इसलिए मैंने पार्लियामेंट में अमेंडमेंट भी दिया है इसको लेके। अब एक दिन मेरा नाम भी आ गया कि जुवेनाइल जस्टिस पे अमेंडमेंट मुझे इंट्रोड्यूस करना है, उस दिन भी हंगामा हो गया। अब वो इंट्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पे जो अमेंडमेंट्स हैं इसमें 86 में, जैसे पहले था उस तरह से, या इसमें जो और सख्ती लाने की जरूरत होगी उसकी भी बात करूंगा। तो क्योंकि बच्चों को न्याय दिलाने के लिए तो कानून सख्त होने चाहिए। आप कानून सख्त होने के बजाय कानून और नरम कर रहे हैं। आप खुली छूट दे रहे हैं कि भाई इनके साथ अपराध भी कीजिए और इनके माँ बाप परेशान होते रहे, इनको कोई न्याय नहीं मिलना है। लेकिन एक बात मैं और बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि ये राइट टू फूड, राइट टू लैंड, राइट टू लाइफ, जुवेनाइल जस्टिस, ये हिंदुस्तान के ऐसे विषय रह गए हैं जो कुछ सीमित तबके के बीच में चर्चा का विषय है। ये क्यों है? जैसे अनुराग जी, हम लोग अपने आप को बहुत जागरूक पार्लियामेंटेरियन मानते हैं, लेकिन अगर ये नहीं आए होते, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, अगर इन्होंने आके मुझे समझाया नहीं होता तो मैं शायद इस 86 में परिवर्तन की गंभीरता को नहीं समझ पाता। उसकी वजह क्या है कि पूरे देश में गलत विषयों पर चर्चा हो रही है। जो नॉन इश्यूज हैं उसको इश्यूज बना के पूरे देश में, उसी पे पूरे टीवी चैनल्स बहस करते हैं, उसी पे सारी सोसाइटी उसी पे बहस करती है। तो अब किसी को मतलब ही नहीं है कि ऐसे जो बड़े मामले हैं, ऐसे जो कानूनों में बदलाव किए जा रहे हैं, इससे आम आदमी की जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा, बच्चों की जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा, इसके लिए कितनी आवाज उठाने की जरूरत है, इसकी किसी को चिंता नहीं है। आप जैसे कुछ जागरूक लोग और हम लोग ये इस तरह की कॉन्फ्रेंस, इस तरह के सेमिनार, इस तरह की बातचीत करके हम अपनी बातें कह लेते हैं, लेकिन इसमें जागरूकता का बहुत बड़ा अभाव है। क्योंकि पूरा देश तो फिर वो 80-20 में सब लोग व्यस्त हैं। तो हमसे तो पूछ रहे थे कि भाई वो 80-20, तो हमने कहा भाई 20 दिन तक 80-80 पैसे डीजल पेट्रोल बढ़ेगा। तो ये 80-20 का मतलब था, और वो हम सारे लोग इन्हीं चीजों में व्यस्त हैं। मुझे लगता है इससे निकलना पड़ेगा। और अगर जुवेनाइल जस्टिस जैसे मुद्दों पे, राइट टू फूड जैसे मुद्दों पे, आदिवासियों के अधिकारों के मुद्दे पे अगर हमें काम करना है और संजीदगी से काम करना है, और जिस सबका साथ सबका विकास का नारा हमारी सरकार देती है उस पर काम करना है, तो निश्चित रूप से इस चर्चा को, इस बातचीत को लोगों के बीच में ले जाना होगा और इसको एक मूवमेंट और एक बड़े आंदोलन के रूप में सरकार के ऊपर दबाव बना के न्यायालय हो, सड़क हो, संसद हो, हर जगह लोगों के लिए काम हो,
ऐसी जवाबदेही तय होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया और अपनी बात कहने का मौका। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।